नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर धनेश भारद्वाज है। आज हम बात करेंगे अरिथमियाज़ के बारे में, या फिर जिनको हम मेडिकल लैंग्वेज में जो हार्ट की जो इरेगुलरिटीज़ होती हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। आज इरेगुलरिटीज़ जो होती हैं दो तरह की हो सकती हैं। एक तो वो जिनके अंदर की हमारी दिल की धड़कन जो है कम हो जाती है, या फिर किसी कारण से हमारी दिल की धड़कन काफ़ी तेज़ या बढ़ भी सकती है। तो ये जो हर दिल की धड़कन बढ़ना एक अरिथमिया नहीं है। जब उसमें इरेगुलरिटीज़ होती हैं, जो रिदम जो है उसको डिस्टर्बेंस अगर होता है, जब इसमें इरेगुलरिटीज़ आती हैं तब हम उसको अरिथमिया बोलते हैं। क्योंकि एक आम इंसान कैसे उनको रिकॉग्नाइज कर सकता है, उसमें कई बार 4-5 मेन लक्षण आते हैं। अगर मान लो आपको अरिथमियाज़ है या हार्ट की गति में जो इरेगुलरिटीज़ है, आप कैसे उनको रिकॉग्नाइज कर सकते हो। उसमें सबसे पहला लक्षण होता है कि आपको पाल्पिटेशंस फील हो सकते हैं, आपको कोई चक्कर आ सकता है, कोई हल्की सी बेहोशी आ सकती है, या फिर आप कुछ टाइम के लिए फ्यू सेकंड्स के लिए बेहोश हो सकते हैं, या फिर इन सम केसेस जब आपकी जो इरेगुलरिटीज़ अगर वो लगातार परसिस्ट कर रही है, अगर वो इवेंट को टैकीकार्डिया का रूप ले लेती है, तो उस केस में आपको अनकॉन्शियसनेस हो सकती है। तो ये सारे लक्षण होते हैं जिसके आपको अरिथमियाज़ को आप लोग रिकॉग्नाइज कर सकते हो। सो उस केस में से क्या क्या कारण होते हैं, किस कारण से अरिथमियाज़ होते हैं, उसमें सबसे पहले तो हमारी जो कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ जो होती हैं, जिसके अंदर दिल की नसों में जो रुकावटें होती है वो होता है। उसके अलावा वाल्व किससे रिलेटेड, आपकी वाल्व में कोई सिकुड़न है या वाल्व आपका लीक कर रहा है, उसकी वजह से भी हो सकती है। कुछ कार्डियोमायोपैथीज़ होती हैं जो कि आपकी अनुवांशिक कंजेनिटल भी हो सकती हैं, या फिर एक्वायर्ड कार्डियोमायोपैथीज़ होती हैं, वो ड्रग रिलेटेड हो सकती हैं, किसी अल्कोहल से रिलेटेड हो सकती हैं, या फिर ओवर द टाइम अगर मान लो कोई आपको अटैक आया है उसकी वजह से भी हो सकती हैं। सो इसके अलावा जो और इसमें जो कारण है, उसमें मान लो सपोज करो आप कोई मेडिसिन आप ले रहे हैं जो कि आपको हृदय के ऊपर आपका दुष्प्रभाव डालती है, उसकी वजह से भी कार्डियोमायोपैथीज़ होती हैं और उसकी वजह से भी इरेगुलरिटीज़ हो सकती हैं। उसके अलावा अगर मान लो हमारी बॉडी के अंदर सोडियम की कमी है, या पोटेशियम की कमी है, या कैल्शियम आयन की कमी है, तो उसकी वजह से भी हृदय की रिदम में डिस्टर्बेंस हो सकता है और अरिथमियाज़ हो सकते हैं। ये जो अरिथमियाज़ होते हैं ये दो तरह के मेनली होते हैं। एक होते हैं ब्रेडी अरिथमियाज़, एक होते हैं टैकीकार्डिया अरिथमियाज़। तो उसमें से हम अगर अपने आम भाषा में समझना चाहें तो उसमें ब्रेडी अरिथमियाज़ का मतलब है जिसके अंदर हमारी हृदय की जो गति है वो काफ़ी कम हो जाती है। जो टैकीकार्डिया अरिथमियाज़ के अंदर जो होती है हमारी हृदय गति काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। सो ये जो अरिथमियाज़ हैं इसमें हार्ट के किसी भी लोकेशन से आप ये अराइज हो सकते हैं। जो अरिथमियाज़ जो अगर मान लो आपके एट्रिया के लेवल पर अराइज होते हैं, या एट्रिया के ऊपर जो अराइज होते हैं, उनको सुप्रावेंट्रिकुलर हम लोग अरिथमियाज़ बोलते हैं। उसमें से भी कुछ अरिथमियाज़ है जिनके अंदर की आपकी हृदय गति कम होती है, तो उनको ब्रेडी अरिथमियाज़ बोलते हैं। जिनके अंदर ज़्यादा होती है उनको टैकीकार्डिया अरिथमियाज़ बोलते हैं। तो सुप्रावेंट्रिकुलर ब्रेडी अरिथमियाज़ और टैकीकार्डिया अरिथमियाज़ हो सकते हैं, पर मेनली इसमें सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया अरिथमियाज़ ही ज़्यादा कॉमन होते हैं। उसके अलावा जब हम लोग ये हमारा जो कंडक्शन सिस्टम होता है, उसमें जो कंडक्शन सिस्टम में किसी भी लेवल पे अगर कोई भी डैमेज है किसी भी कारण से, तो उस और वहाँ से अगर मान लो कोई फोकस है जहाँ से कि आपका कोई री एंट्री सर्किट बन रहा है, तो वहाँ से भी आपको अरिथमियाज़ ओरिजिनेट हो सकते हैं। उसमें मेनली जो अगर मान लो एसए नोड या एवी नोड के से अगर और अराइज हो रहा है फोकस, तो उसमें उनको हम नाम देते हैं नोडल अरिथमियाज़। सो नोड उसके अलावा अगर मान लो नीचे परकिंजे फाइबर्स में अगर वो ओरिजिनेशन अगर उसमें हो रहा है, तो उसमें उनका हम अलग नाम देते हैं। उसमें कई बारी ब्लॉक्स वगैरह भी होते हैं, कंडक्शन सिस्टम ब्लॉक्स भी आपको के साथ भी प्रेजेंट कर सकते हैं, वो मेनली ब्रेडी अरिथमियाज़ के साथ में प्रेजेंट करते हैं। उसके अलावा जो वेंट्रिकुलर लेवल पे अगर वो अरिथमियाज़ हो रहे हैं, तो उसमें भी दो तरह के अरिथमियाज़ होते हैं। मेनली वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया ज़्यादा कॉमन है, टैकीकार्डिया जिसके अंदर दिल की धड़कन आपकी बढ़ रही है। तो वो ये जो वेंट्रिकुलर जो अरिथमियाज़ होते हैं, दे आर फार मोर डेंजरस देन द एट्रियल अरिथमियाज़। तो जब भी आपको अगर वेंट्रिकुलर अरिथमियाज़ है, तो वो आपको एक तरह से खतरा आपके लिए है, और ये इनको आप घर पे आप इनको कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर मान लो पहले से अगर कोई दवाई ले रहे हो तो उसके थ्रू आप कई बार कंट्रोल कर सकते हो, पर मोस्ट ऑफ द टाइम इसमें हमको डीसी कार्डियोवर्जन करना पड़ता है। इसके बाद शॉक देने के बाद ये रिवर्ट होते हैं। अब इनको कैसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, जब भी आप इस तरह कोई लक्षण आपको फील करें तो तुरंत अपने आपको डॉक्टर को संपर्क करना चाहिए, टेलीफोनिकली, या फिर जैसे भी आपको नियर बाई हॉस्पिटल के अंदर जाना चाहिए। सबसे पहले आपका ईसीजी करना चाहिए, और ईसीजी में अगर वो मोस्ट कॉमनली वो रिकॉग्नाइज हो जाते हैं, और उसके बाद ही अगर मान लो डेंजरस वन कोई अरिथमियाज़ है, आपको वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया है, तो उस टाइम पे ही वो डीसी कार्डियोवर्जन आपका करते हैं, उसको आपको शॉक देकर उनको रिवर्ट किया जा सकता है। सो उसके अलावा कुछ अरिथमियाज़ होते हैं जो कि नॉर्मल ईसीजी में कई बार नहीं आते हैं, और वो उनके अंदर लॉन्ग स्ट्रिप ईसीजी हमको ज़रूरत पड़ती है, और अलग अलग रेट पे हम लोग को लेने की ज़रूरत पड़ती है ईसीजी की। कई बार वो उनको हम एट्रियल फ्लटर हम बोलते हैं। तो एएफ को तो हम नॉर्मल ईसीजी की रफ्तार पर रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, पर एट्रियल फ्लटर के लिए हमको थोड़ी रफ्तार ईसीजी की बढ़ानी पड़ती है। उसके अलावा
हम लोग होल्टर कर सकते हैं, जो कि 24 घंटे की ईसीजी हमारा होता है। उसके अलावा एलआरआर टेस्ट भी होता है, उसमें 7 डेज या 10 डेज़ का आपका जो ईसीजी आता है वो आता है। उसके अलावा कुछ केसेस में ईपी स्टडीज़ की भी ज़रूरत पड़ती है। सो ईपी स्टडीज़ भी एक तरह से उसमें ये वैसे इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट या फिर इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट इसको करते हैं। उसके अंदर आपके ये जो आप पूरे हार्ट की मैपिंग की जाती है और जहाँ जहाँ पे आपका फोकस है उसको रिकॉग्नाइज वो लोग करते हैं, और कहाँ से जो वहाँ का जो पॉइंट है जहाँ से ये अरिथमिया ओरिजिनेट हो रहे हैं और कहाँ से ये री एंट्री कर रहे हैं, तो उसको रिकॉग्नाइज किया जा सकता है। तो अब इसमें आती है मैनेजमेंट की बात, इसको मैनेज कैसे किया जाए। कुछ केसेस में दवाइयों से आराम आ जाता है, दवाइयों से इनकी जो हृदय गति जो है उसको सामान्य किया जा सकता है। कुछ केसेस में जैसे इमरजेंसी में मैंने आपको बताया कई बार डीसी कार्डियोवर्जन या शॉक की ज़रूरत पड़ती है, आपको शॉक देने की ज़रूरत पड़ती है, तो उससे जिससे कि आपकी हृदय गति नॉर्मल आ जाए। कुछ केसेस में जो हमारे इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हैं या फिर इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट हैं वो ईपी स्टडीज़ करते हैं, और वो ऐसे एंट्री पॉइंट्स को रिकॉग्नाइज करते हैं कि जहाँ से री एंट्री सर्किट बन रहा है, और उनको एक वो अपने कैथेटर के जरिए उसको अपग्रेड करते हैं। अपग्रेड मतलब जो जलाते हैं या फ्रीज करते हैं या डैमेज कर देते हैं, जिससे कि वो दोबारा से वो री एंट्री वहाँ से ना बने और वो आपको जो अरिथमिया आ जाए दोबारा से ओरिजिनेट ना हो। तो ये कुछ कॉमन मेथड होते हैं। कुछ केसेस में सर्जरी की भी ज़रूरत पड़ती है। सर्जरी में नॉर्मली कार्डियोथोरेसिक सर्जन उसको सर्जरी करते हैं। ये मेनली अभी तक जो सर्जरी होती है वो एट्रियल फिब्रिलेशन के लिए काफ़ी कामयाब है, काफ़ी हद तक। उसमें कॉक्स में प्रोसीजर होते हैं उसमें, पर इसके रिजल्ट भी 50, 60, 70% तक ही होते हैं, पर उसमें दोबारा इन अरिथमियाज़ के आने की पॉसिबिलिटी रहती है। वो एट्रियल फिब्रिलेशन के केस में की जाती है। और कुछ केस में ऐसा पाया गया कि लगभग 30-40% लोगों में अगर मान लो लगातार अगर वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया हो रहे हैं, तो उस केस में कई बार स्लेट गैंग्लियन ब्लॉक्स वगैरह भी हम लोग करते हैं, तो उससे भी कई बारी मरीजों को बार बार वेंट्रिकुलर अरिथमियाज़ नहीं होते हैं, तो उससे काफ़ी फ़ायदा होता है। तो ये मैंने एक शॉर्ट में आपको जानकारी दी है कि अरिथमियाज़ क्या होते हैं, कैसे आप इनको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, कैसे इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, कैसे आप इनको ट्रीट किया जा सकता है। तो ये अगर आगे आपको फर्दर जानकारी चाहिए तो आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।